इस वक्त कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही अलग अलग जगहों से अपडेट भी हम आपको देंगे कि आखिरकार किस तरह यहां पर जो भूकंप के झटके महसूस किए गए देर रात, क्या उसका यहां पर कोई नुकसान की खबर है उसकी वजह से या नहीं महसूस किए गए हैं। मयूर इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं, शाम इस वक्त कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूगर्भ वैज्ञानिक है महादेव पांडे जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही भूकंप एक्सपर्ट है प्रोफेसर अजय आर्या, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं आप दोनों के पास अभी आऊंगी, लेकिन सबसे पहले एक बार लखनऊ का रुख करते हैं मयूर का, क्योंकि मयूर देर रात जब भूकंप आया लोग डर गए, घरों से बाहर निकल आए और कई जगह से खबरें इस तरह की भी आई कि लोग घरों में ना रहकर बल्कि उन्होंने पूरी रात अपनी कार में ही बिताई है। इस तरह का डर था लोगों के अंदर, इतने तेज झटके महसूस किए गए। मयूर, अभी की सिचुएशन वहां पर कोई अपडेट अभी वहां से? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि इससे जो 21वीं सदी का सबसे बड़ा ये जो भूकंप का झटका महसूस किया गया दिल्ली एनसीआर समेत यूपी के तमाम इलाकों में, तो डर तो लोगों में जरूर था। और उन लोगों में डर इतना ज्यादा था जिनके जर्जर मकान हैं, जिनकी जर्जर इमारतें हैं, जिनको पहले ही नोटिस दिया गया है कि वो इन मकानों में ना रहें, ये सेफ नहीं है। तो जब लगभग 2 बजे के अराउंड भूकंप आया, क्योंकि जब 8:57 पर रात को आया, उसका 4.7 जो है तीव्रता थी रिक्टर स्केल पर, तो वो इतना ज्यादा प्रभावित लोगों को नहीं किया, बहुत लोगों को पता भी नहीं चला। लेकिन जब रात को 2 बजे भूकंप आया तो लोग अपने अपने घरों से बाहर आ गए, एक दूसरे को फोन करने लगे, मोहल्ले में अपने घरे में लोग जो मौजूद थे दरवाजा खटखटा के उनको बाहर बुलाने लगे। और डर लोगों में था कि इतना तेज भूकंप आया है और जो इमारतें हैं जर्जर, कहीं वो गिर ना जाए। ऐसे में सुबह 6:30 बजे की अगर हम बात करें, 6:27 पर एक बार दोबारा भूकंप आया, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे थे कि जब भी भूकंप आता है तो जो उसकी वेव्स होती हैं वो कुछ देर में रुक रुक के 3 से 4 बार जरूर आती है। लेकिन जब 6:30 बजे जब ये आया तो इसका भी जो तीव्रता थी वो बहुत ज्यादा थी। तमाम लोगों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि वो सो रहे थे, बेड उनका हिलने लगा, घर के पर्दे हिलने लगे, बर्तन हिलने लगे, तो वो उठ के घर से बाहर निकले। लेकिन कुछ लोगों को इसको जो है इसका बिल्कुल भी अनुमान नहीं रहा, इसका पता नहीं चला। लेकिन बहुत लोग जाके अपनी कारों में बैठ गए अपने आप को सुरक्षित करने के लिए। और जो पढ़ाई कराई जाती है इसके बारे में, तस्वीर इसी तरह की दिखी हर एक जगह से। मैं अभी वापस आपके पास लौटती हूँ, शाम का भी एक बार रुक करते हैं कानपुर से। शाम, कानपुर की अगर बात करें तो वहां से क्या किसी तरह की कोई खबर नुकसान को लेकर आई है, क्या कोई अपडेट वहां से अभी? कानपुर की अगर बात की जाए तो फिलहाल नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन भूकंप जो है उसकी तीव्रता यहाँ पर महसूस की गई। तमाम लोग रात में जो सो रहे थे वो जग गए और सड़कों की तरफ निकल पड़े। सड़क पर काफी भीड़ दिखाई पड़ी। इसके अलावा आपको बता दें, तमाम लोग ऐसे भी रहे जिनको पता ही नहीं चला कि भूकंप आया, क्योंकि रात में भूकंप था। तकरीबन 2 बजे के आसपास भूकंप आया था। ऐसे में जो लोग रेलवे स्टेशन पर थे, जो बस स्टैंड पर थे, उन्हें भूकंप पता चला और वो आनन फानन में इधर उधर भागने लगे। इसके अलावा जो ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग हैं, उन्हें ज्यादा इस बात का एहसास हुआ कि भूकंप आया है। यही वजह है कि वो बिल्डिंग से नीचे उतर आए, सड़क पर आ गए। और कानपुर में भी कई लोगों ने कारों पर रातें गुजारी हैं। और इसके अलावा जब सुबह लोग मॉर्निंग वॉकर्स निकले तो उन्होंने आपस में चर्चा की कि रात में उन्हें किस तरीके का एहसास हुआ। क्योंकि रात में आपको बता दें कि 2 बजे के आसपास ये पूरा मामला था, तो लोग गहरी नींद में थे, उस समय एहसास भी नहीं हुआ। कुछ लोगों को एहसास हुआ तो उन्होंने उसको अवॉइड भी किया। लेकिन जब वो बाहर निकले, जब एक दूसरे से चर्चा की, तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि रात में भूकंप आया था। हाँ। कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में बहुत ही बड़े पैमाने पर जर्जर इमारतें हैं। कानपुर की बसावट बहुत पुरानी है और यहाँ पर ऐसी इमारतों को कई बार नोटिस भी जारी किया गया है और कई बार इमारतें धराशायी भी हुई हैं। ऐसा जब भूकंप आता है तो इमारतों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होता है। फिलहाल किसी भी तरीके की जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन ये इमारतें जिस तरीके से भूकंप आया, अगर इसका रिपीटिशन होता है तो निश्चित तौर पर बड़ा नुकसान कानपुर में हो सकता है। जी ठीक है, मैं अभी वापस आपके पास लौटूंगी। शाम, इस वक्त दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महादेव पांडे जी, क्योंकि पिछले 9 महीने की अगर हम बात करें तो 948 से ज्यादा बार अभी भारत के अंदर ही भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और 600 से ज्यादा बार ऐसा रहा कि 4 से ज्यादा तीव्रता रही है। तो चूंकि 4 तक ये कहा जाता है कि ये नॉर्मल है, महसूस नहीं होते भूकंप के झटके अगर 4 तक तीव्रता रहती है, लेकिन 4 से ज्यादा अगर तीव्रता है तो ये कितना खतरनाक हो सकता है लोगों के लिए? महादेव पांडे जी, 4 से 5 के बीच में जो तीव्रता होती है, इसमें हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। लेकिन जो 6 से ऊपर के झटके होते हैं, जब रिक्टर स्केल 6 से ऊपर होगा भूकंप का तीव्रता, तो उसमें लगता है कि भूकंप आया है। और कल रात में जो भूकंप आया, आज रात में, वो गोरखपुर में तो 1:57 और 58 के बीच में आया है। तो उस समय तो मैं जग रहा था, हमने देखा कि पंखे जो है हल्के से जो है वो
मूव करने लगे। तो हमने सोचा ये है क्या, तो हमने बाहर निकल कर देखा तो हल्का सा मूवमेंट हो रहा था, लेकिन तो गोरखपुर के आसपास के एरिया में अभी कोई जान माल का खतरा तो नहीं पता चला है। लेकिन ये एक तरह की भूकंप की जो प्रक्रिया है ये नेचुरल फिनोमेना है, और नेचुरल फिनोमेना में ये कई सालों में कई बार भूकंप आते हैं, लेकिन जब रिक्टर स्केल 6 से ऊपर होता है तो इसमें पता चलता है, महसूस होने लगता है। 4 के रिक्टर स्केल पर, 4 से 5 के रिक्टर स्केल पर बहुत ज्यादा नहीं पता चलता है, क्योंकि आज रात में जो 9 बजे के करीब में आया था भूकंप, उस समय भी ज्यादा पता नहीं चल पाया था, लेकिन 6 से ऊपर का ये था, तो इसलिए महसूस किया गया है। और इसको कुछ लोग तो सो रहे थे, नहीं पता चला, लेकिन मैं तो जग रहा था उस समय। मैं आया था बाहर से और जग रहे थे, तो हमको पता चला कि ये पंखे जब मूवमेंट होने लगे तो हमको लगा कि ये भूकंप ही है जो फिर से दोबारा आ गया, क्योंकि ये पता चला था हमको कि 9 बजे भूकंप आया, उसके बाद में फिर आने की कोई संभावना तो थी नहीं। लोगों को जागरूक किया जाता है। कुछ लोग तो जो जग रहे थे वो भयभीत जरूर से हुए हैं, ऐसी सूचना है। बिल्कुल। अजय आर्य जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि चाहे प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, तो 4 जोन में, सिस्मिक जोन में बांटा गया है भूकंप की। अगर स्थिति को देखा जाए इसके अकॉर्डिंग देश को या फिर प्रदेश को, ये जो जोन के अकॉर्डिंग बांटा जाता है, किन पैरामीटर्स का ध्यान रखा जाता है? या क्योंकि ये कहा जाता है कि जो जोन 5 होता है उसमें खतरा बहुत ज्यादा होता है। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि पूरे देश को 5 जोन्स में डिवाइड किया गया है, और वो डिवीजन उनकी भौगोलिक स्थिति और भूगर्भीय स्थिति को ध्यान में रख के इस तरह का वर्गीकरण किया गया है। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अधिकांश शहर जोन 3 या जोन 3 में ही आते हैं। इसका मतलब ये है कि जोन 3 में हम मॉडरेट सेफ्टी जोन में हैं। यहाँ पे जैसा कि अभी आपने बताया कि दिल्ली में 5.6 तीव्रता का भूकंप मापा गया और नेपाल में 6 से ऊपर था। तो देखिए, नेपाल चूंकि एक ऐसा क्षेत्र है जो हिमालय के जो एक्टिव फॉल्ट जोन के एकदम ऊपर बैठा हुआ है, तो वो निश्चित तौर से जोन 5 में आता है। लेकिन परंतु उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ये जो मैदानी क्षेत्र हैं ये गंगा के मैदान में बसे हुए हैं, इसलिए गंगा के मैदान का जो मिट्टी है या बालू है वो उसके लिए कुशन की तरह कार्य करती है। इसलिए 4 से ऊपर या 4 से 5.5 के बीच के भूकंप के लिए संभवतः ये सेफ जगह है। लेकिन सेफ हम इसलिए पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि अगर यही भूकंप जो 10-12 सेकंड के लिए दिल्ली में महसूस हुआ, अगर इस तीव्रता का भूकंप अगर थोड़ा सा और बढ़ जाता, 20 और 25-30 सेकंड के पास चला जाता, तो बहुत भारी तबाही होने की संभावना थी। तो जो आपने पूछा, ये वर्गीकरण भौगोलिक स्थिति एवं भूगर्भीय स्थिति के आधार पर दिया जाता है कि रॉकी पत्थर का पूरा टेरेन है, कि वहां पे नदियां हैं, या मिट्टी का थिक कवर है। बहुत जैसे गंगा प्लेन में 11 किलोमीटर से लेकर 3 किलोमीटर तक का थिक पाइल है, कवर है ये बालू का, तो ये कुशन की तरह कार्य करते हैं। लेकिन नेपाल में ऐसी स्थिति नहीं है, उत्तराखंड में ऐसी स्थिति नहीं है, कमोबेश दिल्ली में भी ऐसी स्थिति नहीं है। दिल्ली सुपर ग्रुप की रॉक्स के ऊपर सिचुएटेड एक रॉकी टेरेन में बसा हुआ शहर है, जो पूरी तरह से भूकंप के थ्रेट में है। और एक संभावना भूगर्भ शास्त्री पिछले कई वर्षों से जता रहे हैं कि दिल्ली एक बहुत बड़े भूकंप का इंतजार कर रही है, क्योंकि दिल्ली की जो भूगर्भीय स्थिति है वहां बहुत तरह के फॉल्ट जोन, वीक जोन जाते हैं। अगर हिमालय के वीक जोन्स के एक्टिवेट होने की वजह से नेपाल और आसपास के क्षेत्रों में हमें भूकंप महसूस हुआ, तो अगर ऐसा ना हुआ, ऊपर वाला अगर ठीक रहे, भगवान अगर सही रहे, तो हम क्या कर सकते हैं भूकंप के मामले में? केवल ईश्वर से ही प्रार्थना कर सकते हैं। अगर दिल्ली में ऐसा हुआ, क्योंकि स्काई स्क्रैपर्स, ऊंची बिल्डिंग्स हैं, पुरानी बिल्डिंग्स भी है, पुराना शहर है, एंशिएंट शहर है, तो बहुत बड़े थ्रेट में बैठा हुआ है। और ये जो छोटे छोटे भूकंप आते हैं, इसको जियोलॉजी की भाषा में, भूगर्भ की भाषा में हम लोग 4 शॉक्स कहते हैं। बड़े शॉक आने से पहले के छोटे छोटे शॉक्स आना, तो पूरी एनर्जी रिलीज नहीं हुई है, इसलिए धरती अपनी एनर्जी जहां जहां पे भी वीक जोन्स हैं उसके थ्रू रिलीज कर रही है। उसको नेपाल में एक जगह मिली वीक जोन, वहां से रिलीज हुई एनर्जी, और संभवतः उसका
उसका ट्रिमर हमको दिल्ली तक फेल्ट हुआ। लकी है कि यहाँ पे दिल्ली में एपिसेंटर फोकस नहीं है या उत्तर या भारत में इसका एपिसेंटर नहीं है। ठीक है, मैं वापस अभी आपके पास लौटूंगी, लेकिन महादेव जी, ये जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि 21वीं सदी का अब तक का ये जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, ये बहुत तेज रहे 21वीं सदी में अभी तक। क्या आपको नहीं लगता कि अभी चूंकि पिछले कई महीनों का मैंने जिक्र किया कि 948 से ज्यादा बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, कोई अर्थक्वेक का अलार्म सिस्टम बनाने की जरूरत है इसके लिए? जरूर, इसके अलार्म सिस्टम के मॉडल कुछ लोगों ने बनाए हैं। हाँ। और ये बहुत ही जरूरी है शोध में, वैज्ञानिक शोधों में, कि इसके अलार्म सिस्टम बनाए जाए। अलार्म सिस्टम बना भी है, लेकिन 5 मिनट पहले, 3 मिनट पहले का बना है अभी तक, जो रिसर्च में पता चल रहा है। लेकिन बिफोर ये किसी तरह से कैलकुलेशन करके और इसको कम से कम 10 मिनट पहले का हमको अलार्म सिस्टम पता चल जाए तो हम उसके लिए सजग रहें और बचाव किया जा सकता है। ठीक है, इस वक्त हमारे सहयोगी आकाश भी मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार आकाश का रुख करते हैं, उसके बाद वापस से मैं आप सभी के पास लौटूंगी। आकाश, मुरादाबाद से अभी क्या अपडेट है? देर रात वहां पर भी तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, क्या किसी तरह की कोई जानहानि की वहां से खबर आई है क्या? जी देखिए, क्योंकि रात करीब 1:57 से 1:58 के बीच का ये पूरा वाकया रहा है, जब भूकंप के झटके जो है यहाँ पे मुरादाबाद में महसूस किए गए हैं। लगभग 15 सेकंड तक ये भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए थे, जिसके बाद में लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल कर आ गए थे और लोगों के अंदर एक दहशत का माहौल रहा था, क्योंकि भूकंप के झटके काफी तेज महसूस किए गए थे। हम अपना भी एक्सपीरियंस साझा करें तो हम न्यूज लिख रहे थे, लेकिन जो करके हमें भागना पड़ा, एकदम बाहर निकल के हमने अपना बचाव करना बेहतर समझा। इसके अलावा जनहानि की बात करें तो अभी तक कोई भी इस तरीके की, क्योंकि हमने बातचीत करने की भी कोशिश करी थी, अभी तक कोई भी इस तरीके की जनहानि का जो है सामने नहीं आई है कि कोई इससे कोई अभी हानि होने का हो। लेकिन कहीं ना कहीं भूकंप के जो तेज झटका है, उन भूकंप के तेज झटकों ने लोगों को झंझोड़ दिया। ठीक है, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। देखिए, हम आपको लगातार बता भी रहे हैं कि आखिरकार आप किस तरह का यहाँ पर जो असर है अलग अलग जिलों में वो देखने के लिए मिला है। एक बार फिर से खास मेहमानों का हम रुख करते हैं। अच्छा जी, चूंकि देखिए मैंने अभी महादेव जी से भी यही सवाल किया, यही बात का जिक्र किया कि पिछले 9 महीने में 900 से ज्यादा बार भूकंप के झटके महसूस किए जाना, और कल जितनी ज्यादा तेजी के साथ भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं दिल्ली एनसीआर की भी अगर बात की जाए, तो क्या कोई ये बड़ा संकेत है, क्या कोई ये बड़ी चेतावनी है आने वाले वक्त को लेकर? जी बिल्कुल भी इसको नजरअंदाज करना उचित नहीं होगा, क्योंकि जितने भी दुनिया के भूकंप, बड़े भूकंप आए हैं, उनके पहले छोटे छोटे भूकंप का आना एक प्राकृतिक, एक नेचुरल प्रक्रिया है। और चूंकि एनर्जी बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट, इकट्ठी ना हो जाए, इसलिए नेचर उसको धीरे धीरे रिलीज करती है। तो ये अच्छा भी है कि छोटे छोटे भूकंप 900 के ऊपर फेल्ट हुए, हमें महसूस हुए, तो ये एक नजर से अच्छा भी है कि एनर्जी रिलीज हो जा रही है। अगर ये एनर्जी नहीं रिलीज होती है किसी कारणवश, या वीक जोन्स उसको नहीं मिलते हैं, तो ये तो रिक्टर स्केल पे तो ये 8 और 9 से ऊपर का भूकंप आ जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अब चूंकि भारत की स्थिति में विशेष तौर से दिल्ली दोनों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, एक तरफ अलावली की रिज है, दूसरी तरफ आप देखेंगे पूरा हिमालय है। और जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हिमालय एक नया माउंटेन है, नया पहाड़ है, जो अभी निरंतर ऊपर ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है। तो चूंकि वहां प्लेट मूवमेंट्स लगातार चल रहे हैं पिछले कई मिलियन ईयर से, तो भूकंप तो आना आम बात है। लेकिन इस तरह के शैलो फोकस भूकंप, जिसकी 10 किलोमीटर के आसपास उसका क्षेत्र है, गहराई है, तो ये तो बहुत खतरनाक भूकंप होते हैं और सबसे ज्यादा डिवास्टेशन यही करते हैं। अगर ये थोड़ा नीचे से आता, 70 किलोमीटर से नीचे से आता, तो हम मान सकते थे कि ज्यादातर एनर्जी इसकी कंज्यूम हो गई। लेकिन शैलो फोकस भूकंप जो होते हैं, उसमें दोनों तरह के मूवमेंट होते हैं, जिसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों मूवमेंट होते हैं। तो जो भी बिल्डिंग थी पहले वर्टिकली हिली होगी, फिर दाएं बाएं हिली होगी, तो पूरी तरह से उसकी नींव लगभग हिल चुकी होगी। और अगर यही नेपाल में भी ड्यूरेशन बढ़ जाता,
तो बहुत बड़ा 2015 से ज्यादा बड़ा डिवास्टेशन होने की संभावना थी। और चूंकि ये उन सुदूर क्षेत्रों में नेपाल के आया, हमारे पिथौरागढ़, भारत के पिथौरागढ़ से लगे हुए क्षेत्र में आया, तो वहां ज्यादातर आबादी कम है, तो उसका भी वो भी एक सही रहा कि ऐसी जगह पे आया जो बैरन लैंड है। लेकिन दिल्ली तो पूरी 2 करोड़ से ऊपर वहां की आबादी है और बिल्डिंग्स पुरानी है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से 5 से ज्यादा तीव्रता यहां पर रही तो ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है दिल्ली के साथ साथ आसपास के जो सभी इलाके हैं, जिसका आपने जिक्र किया कि नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा